Hello friends, welcome to Vyaspeed. In this lecture, I am going to explain you some more accounting terms which are used in accounting. It is the second part of the accounting terms. In this lecture, transactions, meaning of transactions, assets, that is the classification of assets, liabilities, classification of liabilities, stock, expenses, expenditure, revenue, income and drawings is explained. So, when Bajrang stationers purchase some goods for sale, बजरंग स्टेशनर्स ने गुड्स परचेज किए, सेल किए कुछ गुड्स, उसने सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉय को, एक लड़का रख रखा है उसको, एसेट्स परचेज करी, एसेट्स को बेचा, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया. क्रेडिटर्स जो लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, क्रेडिटर्स का मतलब जिससे बजरंग स्टेशनर्स ने क्या किया है, क्रेडिट में परचेज किया है, या रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स मीन जिसको उधार में माल बेचा हुआ है, दे आर दी डेटर्स. तो ये सारे काम जो किए हैं उसमें देयर आर टू पार्टीज आर इन्वॉल्व. हमेशा कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? दो है. किसी से परचेज किया होगा, किसी को सेल किया होगा. जैसे हमने नाम भी दिया था कि चेरन से परचेज किए, गौरव और तुषार को सेल किए, एक लड़का रखा है उसको सैलरी दी, एसेट्स परचेज करी. तो टू पार्टीज और इन्वॉल्व, और इनके बीच में हमेशा कुछ वैल्यूज का ट्रांजैक्शन एक्सचेंज हुआ है. तो इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द ट्रांजैक्शंस. तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक बिजनेस एक्टिविटी है जो टू और मोर पार्टीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज के लिए की जाती है. तो जब भी एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज होगी, कुछ रुपए का गुड्स खरीदा होगा, रुपए का गुड्स सेल किया होगा, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में होती है, तब देन इट इज नोन एज द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ये ट्रांजैक्शंस इट मे बी cash transaction or it may be a credit transaction. Cash transaction means that is cash paid or received. Cash paid or received, चाहे कैश पे किया हो या कैश रिसीव किया हो. और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब नो कैश इज इन्वॉल्व, no cash paid or received. The meaning of this transaction is very important while passing a general entry. जब भी हम एक जनरल एंट्री करते हैं तब इस ट्रांजेक्शन्स में कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये बहुत डिपेंड करता है. तो ट्रांजेक्शन का मतलब एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज द ट्रांजेक्शन. देन बजरंग स्टेशनर्स ने कुछ फर्नीचर परचेज किए, फिर एक टैक्सी भी परचेज कर ली जिससे कि वो अपने गुड्स को इजीली डिलीवर कर सके अपने कस्टमर तक. और जिन लोगों को उन्होंने उधार में माल बेचा था बजरंग स्टेशनर्स ने, उससे भी कुछ पैसा आएगा. तो कुल मिलाकर इन तीनों से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है इन फ्यूचर. तो ऐसी कोई भी चीज जिससे कि इन फ्यूचर रेवेन्यू जनरेट हो सके और कंटिन्यूअसली रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है. जैसे मशीनरी, अगर हमने एक मशीनरी परचेज करी, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और वो मशीनरी परचेज करती है, तो मशीनरी से वो क्या करेगा? मशीनरी से प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करके उसको क्या करेगा? सेल करेगा. तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है. तो ऐसी कोई भी चीज जो कि उस बिजनेस के पास होती है, जैसे ये बजरंग की हो गई, अब बजरंग ने परचेज करी है मतलब ये बजरंग की हो गई, बजरंग स्टेशनर्स की हो गई. तो जो भी ऐसी चीज जो बजरंग स्टेशनर्स के पास होगी, दैट मीन्स अ बिजनेसमैन के पोजेशन में होगी, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एसेट्स. एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय बिजनेस फॉर विच बिजनेस एंटरप्राइजेस गेट कैश और बेनिफिट्स इन फ्यूचर इज एसेट्स. तो एसेट्स क्या है? बेसिकली फ्यूचर में वो बेनिफिट्स कर सकता है, रिसीव कर सकता है. जैसे स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, डेटर्स है, दीज ऑल आर एसेट्स. तो संपत्ति, हिंदी में इसको कहते हैं संपत्ति. संपत्ति क्या है? जो वो पजेस करता है, जो उसकी खुद की होती है, वो संपत्ति होती है.
नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स कितनी तरह की होगी? एसेट्स तीन तरह की होती है। पहली फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड करंट एसेट्स एंड थर्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। स्थिर संपत्ति, चालू संपत्ति, मूर्त और अमूर्त संपत्ति। तो फिक्स्ड एसेट्स वो जो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होती है, एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूअस यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, जैसे मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो, दैट इज नोन एज द फिक्स्ड एसेट्स। Current assets are those which can be converted easily into the cash और within 1 year, जिसको आप एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हो, दैट इज द करंट एसेट्स। जैसे कैश तो खुद ही कैश में ही होता है, डेटर्स जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टॉक जैसे ही हम सेल करते हैं स्टॉक हो जाता है, एंड बिल्स रिसीवेबल विच आर गिवन बाय द डेटर्स, जो डेटर हमें बिल्स रिसीवेबल देते हैं, दे आर ऑल्सो करंट एसेट्स। नेक्स्ट, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। बहुत सी ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, विच कैन बी सीन एंड टच्ड, दे आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स, जिनको हम देख सकते हैं। और जिनको हम नहीं देख सकते हैं, जिनको टच नहीं कर सकते हैं, दैट इज इनटेंजिबल। तो ऐसी भी एसेट्स होती हैं, यस। कौन कौन सी? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ऑल दीज आर एसेट्स, बट आप इसको ना तो टच कर सकते हो, ना ही आप इनको देख सकते हो। तो गुडविल बिजनेस की जो रेपुटेशंस होती हैं, पेटेंट किसी चीज को यूज करने के लिए जो राइट्स होते हैं, सेम कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। नेक्स्ट इज, जब बजरंग लिमिटेड ने चेरन से गुड्स परचेज किया तो वो क्रेडिट पे परचेज किया। क्रेडिट मतलब उधार में माल खरीदा। तो जैसे ही उसने उधार में माल खरीदा तो ये इसकी लाइबिलिटी हो गई कि अब इसको ये पैसा चुकाना ही पड़ेगा। जैसे कैश की जरूरत थी बजरंग स्टेशनर्स को, तो उसने बैंक से एक लोन लिया। अब बैंक से अगर लोन ले लिया है तो वापस उसको चुकाना ही पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं कि किसी से आपने लोन लिया है, उधार में माल खरीदा है, ये आपकी क्या कहलाती है? लाइबिलिटीज कहलाती है। तो बजरंग स्टेशनर्स की लाइबिलिटीज होंगी द अमाउंट विच फर्म ओन्स टू आउटसाइडर्स। जो बाहर वालों से हमने उधार किया है, उधार लिया है, वो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। अगर जैसे गवर्नमेंट का कोई टैक्स है, इट इज ऑल्सो अवर लाइबिलिटी। जरूरी नहीं है उधारी हो, गवर्नमेंट से को टैक्स पे करना है, इट इज ऑल्सो लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, दीज आर दी लाइबिलिटीज फॉर द बिजनेस विच बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर्स। Classification, there are two types of liability, that is long term liability and current liability। दीर्घकालीन दायित्व और चालू दायित्व। लॉन्ग टर्म, दोज लाइबिलिटीज विच फॉल ड्यू पेमेंट इन रिलेटेड लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए। जैसे एक लोन लिया आपने 10 सालों के लिए, अब उसको पे करते रहेंगे धीरे धीरे, तो वो क्या सी हुई? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हुई। लॉन्ग टर्म लोन है, डिबेंचर्स इशू किए हैं लंबे टाइम के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। और करंट लाइबिलिटी, नियर फ्यूचर में पेमेंट करना है, दैट इज नॉर्मली विद इन 1 ईयर। जैसे करंट एसेट्स होती है, वैसे ही सेम करंट लाइबिलिटी, एक साल के अंदर अंदर उसका पेमेंट हमें करना ही पड़ता है, दैट इज दी करंट लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, एक साल के लिए लोन लिया हुआ है, पेमेंट कर देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, दीज आर दी करंट लाइबिलिटीज। चालू दायित्व होते हैं व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, दीज आर दी करंट लाइबिलिटीज। Now, on 31st March 2020, that is on the closing date, आगे हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। उसमें होता है कि हर बिजनेस को एक साल बाद, जनरली 1 ईयर, अपनी बुक्स को क्लोज करना होता है। मतलब एक साल में अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होता है, फिर एक नया साल शुरू होता है। तो ऑन 31st मार्च 2020 क्लोजिंग डेट के दिन उसके पास 5,000 रुपए की पेंसिल और 10,000 रुपए की नोटबुक्स उसके पास पड़ी है, जो अभी तक सेल नहीं हो पाई है। अब क्योंकि आगे सेल हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन 31 मार्च को जब वो बुक्स क्लोज कर रहा है तो ये बुक्स में शो हो रही है, इट मींस इट इज द स्टॉक। तो जो एंड में अनसोल्ड रह जाता है, अनसोल्ड गुड्स, उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इस ओपनिंग जब बिगिनिंग में होता है,
और क्लोजिंग व्हेन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो अगर अपन बात करते हैं 31 मार्च की, तो 5000 एंड 10,000 इज द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द पेंसिल एंड नोटबुक। यही अगर 1 अप्रैल 2020 जब नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा तो इट विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक। ये वापस क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा बजरंग स्टेशनर्स के लिए। तो ये तो बात हुई व्हेन इट इज द ट्रेडिंग फर्म। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है, कल मैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ट्रेडिंग फर्म और मैन्युफैक्चरिंग फर्म क्या होती है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म में और तरह के मटेरियल के स्टॉक होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, कच्चे माल, वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम चल रहा है उसके ऊपर, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, एंड फिनिश गुड्स, जो कंप्लीटली तैयार हो चुका है, निर्मित माल, कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो ये 3 तरह के स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में और होते हैं। नाउ अब जब ईशान ने बजरंग स्टेशनर्स स्टार्ट किया था तो उसने दुकान, शॉप जो है वो किराए पे ली थी 7,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। एक लड़का, ये आपको यहां दिख रहा होगा, एक लड़का जिसका नाम हरी था, उसको उसने अपॉइंट किया था ताकि वो सेल्समैन का काम कर सके। ईशान अपने बाहर मार्केट में जा सकता है, परचेजिंग कर सकता है, तो पीछे से वो ध्यान रख सकता है दुकान का, जिसको 15,000 रुपए सैलरी दी। और एडवर्टाइजमेंट भी किया ईशान ने अपनी बजरंग स्टेशनर्स के लिए, होर्डिंग लगाए, न्यूज़पेपर में ऐड दिया, व्हाटएवर, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए, जो भी किया। तो ये सारे वो क्यों कर रहा है? रेंट पे क्यों लिया? ताकि वो अपना बिजनेस चला सके। सैलरी, ताकि वो सेल्समैन क्यों रखा? ताकि वो इजीली काम, एफिशिएंटली काम हो सके। एडवर्टाइजमेंट दिया, इन सब से मेन उसका मोटिव था रेवेन्यू जनरेट करना। तो ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो रेगुलर नेचर के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जिससे कि हम क्या अर्न कर सकते हैं, रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द एक्सपेंसेस। The expenses is the cost incurred in producing or selling the goods. अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, देन द वर्ड प्रोड्यूसिंग इज यूज्ड। और अगर वो ट्रेडिंग है तो सेलिंग। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है परचेस करना, सेल करना, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड करेगा, वो खर्च करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे सैलरी दे रहा है, रेंट दे रहा है, कमीशन दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट दे रहा है और इंटरेस्ट दे रहा है। इसी के साथ एक इसका बड़ा रूप आता है, दैट इज द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। आपने कोई एसेट्स परचेज करी 10 लाख रुपए की, तो आपने एक्सपेंडिचर किया। आपने कोई लाइबिलिटी का पेमेंट किया तो आपने एक्सपेंडिचर किया। तो दीज आर दी एक्सपेंडिचर फॉर दी लॉन्ग टर्म। बड़ा अमाउंट है एक्सपेंडिचर, छोटे अमाउंट है, रेगुलर हो रहे हैं टू जनरेट द रेवेन्यू, देन इट इज द expenses. Next is shop sold some notebook to Gaurav and pencil to Tushar. पेंसिल, सपोज उसने 10 पेंसिल सेल करी थी, तो 10 into 2 that is 20 रुपीज, और 5 नोटबुक सेल करी थी तो 50 रुपीज। इट इज द टोटल 70 रुपीज। जो उसकी टोटल सेल्स हुई है, टोटल सेल्स, उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। इनकम ऑफ रिकरिंग नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। ऐसा अमाउंट जो सेल से रिसीव हुआ है एज अ टोटल, दैट इज नोन एज द रेवेन्यू। रेवेन्यू और सेल्स, ठीक है ना। रेवेन्यू मतलब टोटल जो उसको रिसीव हुआ है, इट इज नॉट द इनकम। 70 रुपीज, वी कांट से दैट दिस इज द इनकम। हम ये नहीं कह सकते कि ये बजरंग स्टेशनरी की आय है, नहीं, ये बजरंग स्टेशनरी की आय नहीं है, ये उसकी रेवेन्यू है, सेल्स है। इनकम कब होगी? इनकम तब होगी जब हम इसमें से उसके एक्सपेंसेस, जो अभी लास्ट में मैंने समझाया था, एक्सपेंसेस, सपोज वो 10 रुपए रेंट के पे करता है, क्योंकि ये अमाउंट छोटा है, तो ये अब 10 रुपए अगर उसने रेंट के पे किए हैं तो 70 रुपए की तो सेल हुई, 70 इज द सेल एंड 10 इज द रेंट, सो 70 माइनस 10, 60 रुपीज इज हिज इनकम। किसकी? शॉप की इनकम कितनी हुई? 60। अब उसने 5 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल के दे दिए तो 5 और माइनस हो जाएंगे, 55 इज द इनकम।
तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इनकम सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। मतलब जब आपको इनकम कैलकुलेट करनी है तो रेवेन्यू में से हम क्या माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस, और यू कैन से सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। बट रेवेन्यू इज नॉट इनकम, रेवेन्यू इज टोटल सेल्स ऑफ द बिजनेस। Next is profit, that is income. Profit equals to sales minus cost. Excess of sales over expenses, cost is called revenue, is called profit. उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। वही प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट, एंड लॉस इसका उल्टा एक्सपेंसेस। अगर आपकी एक्सपेंसेस ज्यादा हैं सेल से तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज द लॉस। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ईशान ने बजरंग स्टेशनर्स से कुछ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, चाहे बिजली का बिल भरना हो, घर के किराने का सामान लाना हो, वो कैश निकाल के लेके गया। कुछ भी किया उसने उस कैश का, और उसने कुछ पेन, मतलब पेन इज द गुड्स फॉर बजरंग स्टेशनर्स, तो वो कैश भी बिजनेस से निकाला और गुड्स भी निकाला, जिसका पर्पस क्या था, पर्पस पर्सनल था। ये घर के लिए था, बिजनेस के लिए नहीं था। घर का बिजली का बिल भरा, या घर के किराने का सामान लेके आया, पानी का बिल भरा, टेलीफोन का, जो भी किया उसने बिजनेस से कैश निकाल लिया खुद के काम के लिए। और एक पेन लेके गया अपनी सिस्टर के लिए, वो भी पर्सनल था, तो वो पैसे तो उसने दिए नहीं होंगे पेन के, ऐसे ही उठा के लेके गया होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज नॉन एज ड्रॉइंग, इट इज नोन एज ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग क्या हुई, ड्रॉइंग इज द विड्रॉवल ऑफ कैश और गुड्स बाय बिजनेसमैन, चाहे वो कैश हो चाहे वो गुड्स हो, फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज इज इंपॉर्टेंट, तो अगर पर्सनल यूज के लिए कैश और गुड्स करता है वो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग कहते हैं। इट इज द ड्रॉइंग, इट इज द लास्ट टर्म। थैंक यू। If you have any doubt, give me comment in the comment box. Next lecture is for accounting principles, the basic accounting principles on the which accounting is based. Thank you so much.